वंदे मातरम। आप सभी भविष्य के भावी छात्रों का फिर से एक बार स्वागत है अपने बालाजी एग्जाम स्टडी परिवार में। दोस्तों, देश की नंबर 1 साइंस आज आप लोगों के लिए 25 ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे, प्रकाश की किरण गमन करती है। जो प्रकाश की किरण होती है दोस्तों, ये सीधी रेखा में गमन करती है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ सूर्य ऐसे होता है ना, यहाँ पर से जो प्रकाश की किरण होती है वो कैसी आती है, वो सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे कोई प्रकाश की किरण आ रही है, वो कैसे करेगी गमन, सीधी रेखा में करेगी। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से आपका डॉट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। जो प्रकाश होता है उसका वेग न्यूनतम किस में होता है, निर्वात में होता है, जल में होता है, वायु में होता है या कांच में। तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है वो कांच में होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। जो मोटर गाड़ी के चालक होता है ना, उसके सामने क्या लगा होता है, तो उसके सामने उत्तल दर्पण लगा होता है। ये किस लिए लगा होता है, तो ये मैं बताऊं फ्रेंड, ये लगा होता है पीछे के दृश्य को देखने के लिए। जैसे कोई गाड़ी है, अगर हम चला रहे हैं और हमारे पीछे यानी कि कोई गाड़ियाँ आ रही हैं, कोई वाहन आ रहा है, तो उसे देखने के लिए हमारे साइड में लगा होता है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 4, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। अब कार की बात, वहाँ गाड़ी की बात हो रही थी तो उत्तल दर्पण, यहाँ कार की बात हो रही है तो अवतल दर्पण हो जाएगा। हमारा राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, राइट। और अब तक जो उत्तल लेंस होता है ये क्या होता है, तो इसके बारे में भी बता देता हूँ। उत्तल लेंस कुछ मैं बताऊं, उत्तल लेंस कुछ इस तरीके का होता है, जैसे कि किसी व्यक्ति को यदि दूरदृष्टि दोष है तो उसके निवारण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका, उत्तल लेंस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। यदि दोस्तों, मैंने अभी आपको दूरदृष्टि दोष बताया था, अब यहाँ पर पूछा गया है कोई व्यक्ति है, यदि वह निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, तो मैं कह सकता हूँ अगर निकट की वस्तु को वो नहीं देख पा रहा है तो जायज़ सी बात है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, मैं लगा क्या रहा हूँ और पढ़ क्या रहा हूँ, तो उसके लिए निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। कोई वस्तु यदि निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है तो निकट दृष्टि दोष। यदि दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है तो दूरदृष्टि दोष हो जाता। हमसे पूछा गया है निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो उसका अवतल का, और दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल का। आपको याद रखना है। और वर्णांता एक ऐसा रोग है, जिस व्यक्ति को ये रोग हो जाता है उसे क्या होता है, लाल और काले रंग का भेद नहीं हो पाता है। ये एक आनुवंशिकता रोग है, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विभव का मात्रक होता है। दोस्तों, विभव का मात्रक क्या होता है, उससे पहले मैं आपके लिए यहाँ से चारों डॉट क्लियर करा दूंगा, क्योंकि एम्पीयर का मात्रक क्या होता है, जो एम्पीयर है वो किसका मात्रक होता है, ये विद्युत धारा का मात्रक होता है। वोल्ट विभव या विभवांतर का मात्रक होता है। ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। और जो वाट होता है ये शक्ति का मात्रक होता है। हमसे पूछा गया है विभव, तो हमारा राइट आंसर किसके चला जाएगा, तो वोल्ट के साथ। जो विभव होता है या विभवांतर का मात्रक वो वोल्ट होता है, राइट। हमारा राइट आंसर बी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं। दोस्तों, हमसे 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत बनते हैं और ऊर्जा के क्या नवीकरणीय होते हैं और अनवीनीकरणीय होते हैं। नवीकरणीय क्या होते हैं, जो अभी हाल ही में चालू हुए हैं, और अनवीनीकरणीय जो बहुत पुराने समय से आ रहे हैं। जैसे कोई चीज़ है नवीकरणीय, जैसे सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, और जे सौर ऊर्जा, सोलर सेल, ये क्या है, नवीकरणीय हैं। और जे अनवीनीकरणीय, जैसे उपले, कंडे, लकड़ी, कोयला, ये क्या है, अनवीनीकरणीय। ये बहुत पुराने समय से हैं, तो हमारा राइट आंसर चला जाएगा कोयले के साथ। ये क्या है, अनवीनीकरणीय, क्योंकि ये बहुत पुराने समय में ऊर्जा के रूप में प्रयोग किए जाते थे। लेकिन वर्तमान समय में ऊर्जा के रूप में जैसे सोलर सेल का उपयोग किया जाता है, विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। आपको याद रखना है। डॉट क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 9, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है। तो मैं बताऊं, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, जो सूर्य की ऊर्जा होती है वो किस कारण प्राप्त होती है। तो हमारा राइट आंसर चला जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा। हमारा राइट आंसर नाभिकीय संलयन द्वारा, याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए यहाँ, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल का मतलब है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा स्रोत देखो, क्या लकड़ी है, कोयला है, सूर्य है या चंद्रमा है। तो मैं कह सकता हूँ सूर्य का जो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है वो सूर्य है। सूर्य हमें करोड़ों वर्षों से ऊर्जा दे रहा है। आपको याद रखना है सबसे बड़ा स्रोत है ऊर्जा का, सबसे बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 11, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है। हमसे पूछा गया है एक ऐसा समीकरण है जो संतुलित है, बाकी सब असंतुलित हैं। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2, क्लोरीन कितनी है, 2, यहाँ क्या है HCl 1 है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ये रिएक्शन गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और क्लोरीन कितने हैं, 2, और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक 2 हैं। तो ये रिएक्शन हमारी कैसी है, संतुलित है। और यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, 2 दूनी 4, और यहाँ पर कितने हैं, मात्र 2। तो यहाँ पर कितने हैं, 2, तो ये गलत हो जाएगी, ये भी कट जाएगी। और यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 2 और 2 कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन 4, और यहाँ पर HCl है, खाली हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। आपको याद रखना है। तो हमारी जो बी है, बी ये राइट आंसर चला जाएगा, क्योंकि यही बी वाली संतुलित रिएक्शन है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है। दोस्तों मैं यहाँ से आपके लिए जो पीएच मान से क्वेश्चन बनते हैं वो बेसिक से क्लियर करा देता हूँ। जैसे पीएच मान 3 अवस्थाओं पर निर्भर करता है, कौन कौन सी, एक होती है अम्लीय, एक क्षारीय, एक उदासीन। आपको याद रखना है, यदि किसी विलयन का पीएच मान क्या है, 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय। अगर 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा। अगर 7 से कम है या 7 है तो वो उदासीन होगा। आपको याद रखना है। हमसे पूछा गया है क्षारीय, क्या पूछा गया है, क्षारीय। तो क्षारीय के मतलब 7 से अधिक होगा। तो हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा, डी के साथ, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अम्ल और क्षार से। जो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं वो क्षार होते हैं, और जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं वो अम्ल होते हैं। याद रखना है। हमसे पूछा गया है लाल लिटमस, तो हमारा राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। और अम्ल क्या होते हैं, आपको याद रखना है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और जो क्षार होते हैं स्वाद में तीखे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। जो बॉक्साइट है ये एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। आपको याद रखना है किसका, एल्युमिनियम धातु का ऑक्स है। और जो इसका सिंबल क्या होता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है। क्या होता है, Mg। और जो सोडियम होता है, सोडियम का Na होता है। और जो बेरियम होता है इसका Br होता है। ओके, इसका मैग्नीशियम का Mg, सोडियम का Na और बेरियम का Br। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, और एल्युमिनियम का नहीं बताया, एल्युमिनियम का Al होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दो लेते हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी समझ में आता हो या यदि पसंद आता हो तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सीसा और टिन का मिश्र धातु होता है। दोस्तों सीसा और टिन, एक होता है सीसा, सीसा यानी कि Pb होती है, सीसा P और B, ठीक है। और एक होता है टिन, Si से मिलकर क्या बना होता है, तो ये सोल्डर बना होता है। सोल्डर, सोल्डर का उपयोग किस रूप में किया जाता है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और उसका तार टूट जाता है तो उस तार को जोड़ने के लिए, उस सर्किल से जोड़ने के लिए सोल्डर का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जोड़ने के लिए। हमारा राइट आंसर सोल्डर के साथ चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे क्या कहते हैं। कोई जीव है और अपनी संख्या में वृद्धि करना चाहता है तो उसे जनन कहेंगे। जैसे कि कोई एक महिला है, एक महिला और एक पुरुष, यदि वे आंतरिक संपर्क बनाते हैं, आंतरिक संपर्क बनाते हैं, जैसे यहाँ महिला है तो महिला का XX होगा, ठीक है, और यहाँ पुरुष है, पुरुष का XY होगा। और यदि वे आंतरिक संपर्क बनाते हैं तो इस क्रिया को हम प्रजनन कहते हैं, प्रजनन को ही जनन कहते हैं। राइट आंसर जनन के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
16। शुद्ध सोना होता है तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, आपको याद रखना है। हमारा राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 10। शुक्राणु बनता है, जो शुक्राणु होता है ये वृषण में बनते हैं, आपको याद रखना है। किसमें? वृषण में। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन को इग्नोर तो बिल्कुल ही नहीं करना है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? जो प्रतिरोध होता है दोस्तों, यहाँ से आपको चारों ऑप्शन के डॉट क्लियर हो जाएंगे। जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? वो होता है ओम। क्या होता है? ओम। जो वाट होता है ये विद्युत शक्ति का होता है, जो एम्पियर विद्युत धारा का, जूल कार्य का होता है। हमसे पूछा गया है प्रतिरोध, हमारा राइट आंसर ओम के साथ चला जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। आपको बताना होगा कि एम्पियर किसका मात्रक होता है? किसका होता है? विद्युत धारा का। वोल्ट विभव या विद्युत वाहक बल का। ओम प्रतिरोध का, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 18। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? जो विभवांतर है इसका मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट, मैंने अभी बताया। और ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। वाट विद्युत शक्ति का। एम्पियर विद्युत धारा का। राइट, क्लियर। चलिए सारे डॉट क्लियर कराऊंगा। यदि दोस्तों आप यदि ऑफलाइन या ऑनलाइन संस्था में पढ़ते हैं, यदि आप उसका पैड चुकाते हैं, क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं? यदि नहीं तो आपके लिए बालाजी एग्जाम स्टडी बहुत बेहतर है। यदि आप अपने जीवन में किसी प्लेटफार्म को चुनना चाहते हैं तो आप अच्छे से अच्छे प्लेटफार्म को चुनिए। ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे ही प्लेटफार्म को चुनिए। यदि आपको जो अच्छा लगे, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हों, वहीं पर आप अपना समय दें, अन्यथा नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत कीमती चीज़ है। यदि एक बार समय निकल गया तो दोबारा नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 19 समय दिया गया है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? जो विद्युत बल्ब होता है इसका तंतु टंगस्टन का बना होता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये तांबा किसका बना होता है? तो तांबा जिंक और कॉपर का बना होता है। किसका? जिंक और कॉपर का। और जो सोना होता है वो कितने का होता है? 24 कैरेट का होता है। मैंने ऊपर क्वेश्चन कराया है, आपको याद रखना है। हमारा राइट आंसर चला जाएगा टंगस्टन के। और दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो विद्युत बल्ब होता है ना, इसमें कौन सी गैस होती है? तो उसमें आर्गन गैस होती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी परिस्थितिक तंत्र के जैव घटक होते हैं। दोस्तों परिस्थितिक तंत्र क्या होता है? जिसमें जीव रहते हैं। हम जैसे हम हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी जीव जंतु हैं। तो मैं कह सकता हूँ जहाँ पर जीवन पाया जाता है वे क्या होते हैं? परिस्थितिक तंत्र। आप देख लीजिएगा ऑप्शन में हमें दिया गया है ऑप्शन ए, प्रकाश एवं जल। क्या ये जीवित हैं? नहीं, तो कट जाएगा। अब देखो पौधे और मृदा, पौधे में तो जान होती है, क्या मृदा में जान होती है? नहीं, तो कट जाएगा। अब देखो सी, हरे पौधे एवं जल, हरे पौधे में जान होती है, जल में जान होती है? नहीं, तो कट जाएगा। आप देखो पौधे में भी जान होती है, जानवर में भी होती है, मनुष्य में भी होती है, सूक्ष्म जीव जैसे कीड़ा मकोड़े इनमें भी जान होती है। तो हमसे पूछा गया है जैविक घटक। जैविक घटक का मतलब है जिसमें जान होती है, तो हमारा राइट आंसर चला जाएगा डी के साथ। राइट, चलिए हमसे पूछा गया था परिस्थितिक तंत्र के जैव घटक होते हैं जिसमें जान होती है। बेसिक सी ट्रिक है। वन परिस्थितिक तंत्र हिरण होते हैं। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, हमसे पूछा जाता है उत्पादक क्या होते हैं? तो उत्पादक वो होते हैं जैसे समस्त हरे पेड़ पौधे। राइट, तो वो क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। और फिर इसके बाद आते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? जो पेड़ पौधों को खाते हैं, यानी कि शाकाहारी होते हैं, जैसे गाय भैंस। द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं? वे जैसे मांसाहारी होते हैं, जैसे भेड़िया है, सिरकटा है, ये क्या होते हैं? मांसाहारी द्वितीय। और तृतीय उपभोक्ता क्या होते हैं? जो प्रथम उपभोक्ता को खा लेते हैं और द्वितीय उपभोक्ता को, जैसे शेर, चीता, बाघ आदि। आपको याद रखना है, अगर शेर, चीता और बाघ आपको ना मिले तो आपको चील और गिद्ध भी मिल सकते हैं ऑप्शन में। अगर शेर और चीता ना हो तो तृतीय उपभोक्ता के लिए आप गिद्ध और चील को भी प्रायोरिटी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए
कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं होता है? दोस्तों एक ऐसा पदार्थ है हमारे पृथ्वी पर, क्या है, एक ऐसा पदार्थ है जिसका अपघटन नहीं होता है। बाकी सभी जो पदार्थ हैं वो हमारे पृथ्वी में गल के, सड़ के, मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन एक ऐसा भी पदार्थ है जो नहीं मिल पाता है, वो प्लास्टिक है। दोस्तों प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो एक बार बन तो जाती है लेकिन वो गलती नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ जो पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। इसके लिए कहीं कहीं मुद्दे भी उठा जाते हैं कि प्लास्टिक हटाओ और देश बचाओ, यानी कि पॉलीथीन हटाओ देश बचाओ, ये आपने सुना होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जीव जनन क्यों करते हैं? जो जीव होते हैं ना वो जनन क्यों करते हैं? ऑप्शन दिया गया है अपनी जाति का अस्तित्व बचाने के लिए, बी अपनी जाति की संख्या में वृद्धि के लिए, सी अनुवंशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने के लिए, तो डी इनमें से सभी। तो मैं कह सकता हूं जो सभी जीव होते हैं वो ये राइट आंसर 4 के साथ चला जाएगा, यानी कि डी के साथ चला जाएगा। जो सभी जीव होते हैं वो अपनी जाति के अस्तित्व बचाने के लिए प्रजनन करते हैं, ठीक है। अपनी जाति की संख्या में वृद्धि के लिए सभी जीव होते हैं वो प्रजनन करते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि होती है। अनुवंशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचने के लिए, जो उनके अनुवंशिक गुण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते हैं, तो हमारा राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो और वीडियो का कंटेंट पसंद आता हो तो बड़े शिद्दत के साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी वीडियो क्लोज हो चुकी है, मैंने आपको कभी या अभी तक वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा है, लेकिन अब कहूँगा यदि आपको वीडियो बड़े ही शिद्दत के साथ पसंद आई हो तो बड़े ईमानदारी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जब तक कर लें जब तक आपका सिलेक्शन ना हो, उसके बाद आप अपने चैनल को अब अनसब्सक्राइब मार सकते हैं, उसका कोई मायने नहीं रखता। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम। आप सभी के माता पिता को इनकलाब जिंदाबाद।